हमारा पहला पार्ट जो आता है वो आता है पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो देखिए आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज़ से प्रभावित होती है। अर्थात हमारा जो चेहरा होता है, हमारे चेहरे की जो बनावट होती है, हमारी आंखों का कलर होता है, ये किस चीज़ से जो है प्रभावित होता है। हमारे पास में ऑप्शन है वातावरण, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता और ऑप्शन नंबर डी विकास। सो देखिए हमारा जो चेहरा होता है और हमारी जो आंखों का कलर होता है वो मुख्य रूप से हमारे माँ बाप के हिसाब से मिलता है। आपने भी अक्सर सुना होगा कि ये तो जो है सेम टू सेम अपनी मम्मी पे गया है या अपने पापा पे गया है। सो इस कारण इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम। देखिए अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पिकनिक, ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर सी एस्थेनिक और ऑप्शन नंबर डी डाईप्लास्टिक। सो देखिए जो क्रेस्मर है उसने अपना जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया उसमें उसने कुल 4 प्रकार बताए। उसने पहला प्रकार बताया पिकनिक टाइप, दूसरा बताया उसने एस्थेनिक टाइप, तीसरा उसने बताया एथलेटिक टाइप और चौथा बताया उसने डाईप्लास्टिक, जो कि इन तीनों का मिश्रण होता है। सो ये ऑप्शन नंबर ए, सी और डी जो है ये तीनों के तीनों प्रकार क्रेस्मर के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सैद्धांतिक, ये क्रेस्मर के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैद्धांतिक। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, चित्र पूर्णता परीक्षण एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के किस का परीक्षण करने के लिए उपयोग में आता है। सो देखिए यहाँ पर जो पिक्चर कंपाइलेशन जो टेस्ट होता है और कोह का जो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट होता है ये जो है किस चीज़ को मापने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है रुचि, ऑप्शन नंबर बी है अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तित्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि चित्र पूर्णता परीक्षण और कोह का जो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है वो बुद्धि के परीक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, मेंडल के वंशक्रम के किस नियम के अनुसार माता पिता में जो गुण प्रभावी होगा वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन नंबर डी अर्जित गुणों का स्थानांतरण। सो देखिए ये तीनों के तीनों जो है शुरू के ये तीनों के तीनों ही हैं वो जो है मेंडल के द्वारा दिए गए नियम है। सो इनमें से माता पिता में जो गुण प्रभावी होता है वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ये नियम है ऑप्शन नंबर ए प्रभाविता का नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रभाविता का नियम। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति है। देखिए समायोजन की 2 प्रकार की युक्तियाँ होती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। सो देखिए इनमें से कौन सी जो है व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है शोधन, ऑप्शन नंबर बी है प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिगमन और ऑप्शन नंबर डी है बाधा का निराकरण। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बाधा निराकरण। ये जो है समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति है कि हम जो है वो जो बाधा है उसी को यहाँ से हटा दे अपने जीवन से। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। हमारे पास में है ऑप्शन नंबर ए 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109 और 110 से 119। सो देखिए सामान्य बुद्धि वाला जो बालक होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि या IQ होता है वो होता है 90 से 109। देखिए अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अभिप्रेरणा की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल ये जो है अभिप्रेरणा की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता होती है, बिल्कुल कंटिन्यूटी होती है, हम जब भी मोटिवेटेड होते हैं तब हम कंटिन्यू वर्क करते हैं। अगली हमारे पास में है अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति हमेशा कठोर होती है। ये देखिए ये जो है अभिप्रेरणा की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा के व्यवहार में जो है लचीलापन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा का परिवर्तन करती है, तभी तो हम जो है मोटिवेटेड रह पाते हैं, तो ये भी विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरित व्यवहार में की प्रकृति हमेशा कठोर होती है। ये जो है अभिप्रेरणा की व्यवस्था विशेषता नहीं है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, केटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है। सो केटल का जो संस्कृति मुक्त जो बुद्धि परीक्षण दिया केटल ने वो किस टाइप का है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण का, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का, ऑप्शन नंबर सी अशाब्दिक परीक्षण का और ऑप्शन नंबर डी शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण का। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 अशाब्दिक परीक्षण का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए
कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, ये जो है व्यक्तिक विभिन्नता की जो है विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिक विभिन्नता अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिक विभिन्नता विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये भी विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिक विभिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो है व्यक्तिक विभिन्नता जो है केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती है। ये जो आपके शारीरिक गठन, आपके मानसिक स्तर, इसके अनुसार भी हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सृजनशीलता से संबंधित विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफिक याददाश्त। ऑप्शन नंबर बी, अपसारी सोच। ऑप्शन नंबर सी, अंतर्मुखी। और ऑप्शन नंबर डी, तीव्र अधिगम। सो देखिए, जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें जो सोच पाई जाती है वो पाई जाती है अपसारी सोच। देखिए, सोच आपको पता है दो ही प्रकार की होती है, एक अभिसारी और एक होती है अपसारी। तो सृजनशील बालकों में जो है वो अपसारी सोच पाई जाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में निम्न शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्य आसूचना बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक बुद्धि। और ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक बुद्धि। सो देखिए, जो स्टर्नबर्ग ने जो अपना बुद्धि के जो घटक दिए थे उनमें जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि भी शामिल थी। ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक बुद्धि भी शामिल थी। और ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक बुद्धि भी शामिल थी। लेकिन उसमें जो शामिल नहीं था वो था द्रव्य आसूचना बुद्धि, मेटेरियल इंटेलिजेंस जो था वो स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि के घटकों में शामिल नहीं किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति के साथ साथ दल आयु भी उसको जो है कहा जाता है, किस अवस्था को? ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी, वयस्कावस्था। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। और ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था। सो देखिए, संग्रह करने की प्रवृत्ति और जो है दल बनाने की अर्थात ग्रुप एज जो है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर बाल्यावस्था को। जो 9 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो जो है दल में काम करते हैं और साथ में उनमें जो है अनावश्यक चीज़ों को जो है संग्रह करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी, विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। सो देखिए, इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑप्शन नंबर डी, यही जो है वो सत्य है, बाकी सबके सब कथन जो है वो असत्य है। वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, वृद्धि जो है वो एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये भी जो है कथन गलत है। आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। और विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं जी, विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि अधिगम जो है हमारे व्यवहारों की परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सो देखिए, हमारे अंदर जो पाई जाती है जो थिंकिंग का प्रोसेस होता है उसमें सबसे कम जो लेस इंपॉर्टेंट होता है वो कौन होता है? सो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, चित्र। ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक एवं चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशीय क्रियाएं। और ऑप्शन नंबर डी, भाषा। सो देखिए, हम जो है चिंतन है उसमें मुख्य रूप से अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। लेकिन जो मांसपेशीय जो क्रियाएं होती है, मसल एक्शंस, उनके द्वारा हमारा शारीरिक विकास होता है। चिंतन का उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है, उससे चिंतन के लिए वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशीय क्रियाएं। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, बाल विकास से तात्पर्य खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान परिवर्तनों से है जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होते हैं। सो देखिए, जो बाल विकास होता है वो हमारा जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसके द्वारा हमारा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य के जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच में होते हैं। ये इसके द्वारा हमारा जो है कंप्लीट बाल विकास होता है, मनुष्य जब पैदा होता है वहाँ से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक। और उसमें हमारे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पिछड़े या वंचित बालक कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, धीमी गति से सीखने वाले। ऑप्शन नंबर बी, विलक्षण अधिगमकर्ता। ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांग अधिगमकर्ता। ऑप्शन नंबर डी, असाधारण अधिगमकर्ता। सो देखिए, पिछड़े या वंचित बालक उनको कहा जाता है जो होते हैं स्लो लर्नर, अर्थात धीमी गति से सीखने वाले। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में जो है नकल कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो चुगली कर देते हैं कि नहीं मैं अकेला नहीं नकल कर रहा था जी, ये भी जो है वो नकल कर रहा था। सो देखिए हमारे पास में है ऑप्शन नंबर ए प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर बी तादात्मीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है उदातीकरण। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। अर्थात ऐसा कहना कि जो आरोप है अपने साथ साथ में दूसरों पर भी डाल देना कि मैं अकेला ही बुरा नहीं हूं, मेरे साथ के सभी ऐसे ही हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण। अगला हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा परीक्षण 10 मापनियों में विभक्त किया गया है जो प्रत्येक व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू को मापता है? ऑप्शन नंबर ए एमपीपीआई, एमपीपीआई जिसको कहा जाता है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, टेट, ऑप्शन नंबर सी शाही डब्बा परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी वाक्य पूर्ति परीक्षण। सो ये कि 10 मापनियों में विभक्त जो किया गया था वो किया गया था एमपीपीआई, मिनेसोटा जो बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची थी उसमें इसने 3 मापनी और 10 उप मापनियां दी थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एमपीपीआई, एमएमपीआई सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है, वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन नंबर बी चयनित गुणों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी मातृ एवं पितृपक्षों का नियम, ऑप्शन नंबर डी संयोग का नियम। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अर्थात क्या होता है कि माता पिता के बजाय बच्चे में जो है कम मानसिक योग्यता होती है। और कई बार तो जो बच्चा होता है हम कहते भी हैं कि माता पिता तो इसके कितने अच्छे हैं और बच्चा कितना खराब है, या ऐसा भी हो सकता है इसके माता पिता जो है कितने लंबे हैं और बच्चा जो है बोना पैदा हो जाता है। तो इस जो वंशानुक्रम का ये नियम कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए प्रत्यागमन का नियम। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, पॉल कोस्टा एवं रॉबर्ट मैक्रे द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के मॉडल में वर्णित कारक है? ऑप्शन नंबर ए अनुभवों के लिए खुलापन, जी बिल्कुल ये उनके व्यक्तित्व के मॉडल में शामिल था। ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखता, ये भी शामिल था। ऑप्शन नंबर सी सहमतिशीलता, ये भी शामिल था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है तंत्रिका ताप, ये भी शामिल था। और ऑप्शन नंबर 5 है अंतर विवेकशीलता। ये पांचों के पांचों जो है उसमें शामिल थे। सो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी, डी में जो है पांचों के पांचों जो है इनके कारक जो है शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कौन सा चरण है? सो देखिए जीन पियाजे ने जो है अपने जो सिद्धांत था उसमें जो है 4 स्टेजेस दी थी बच्चे की। वो दी थी, सबसे पहली दी थी उसने पेशीय संवेदी गामक अवस्था, दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी दी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी दी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी वो शामिल है चौथे चरण में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ चरण। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या, लेखन संबंधी समस्या और वाक क्षमता संबंधी विकार से। सो देखिए डिसलेक्सिया जो है वो कहा जाता है रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर ए पढ़ने संबंधी समस्या से। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है? सो देखिए थॉर्नडाइक ने जो है अधिगम के जो प्राथमिक नियम दिए थे वो 3 दिए थे और बाकी साथ में उसने 5 जो है उपनियम दिए थे। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में साचर्य परिवर्तन का नियम, ऑप्शन नंबर बी है तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी है बहुअनुक्रिया का नियम और ऑप्शन नंबर डी है आंशिक क्रिया का नियम। सो देखिए इनमें से जो तत्परता का नियम ऑप्शन नंबर बी, ये थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम के जो प्राथमिक नियम है उनमें शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24, आरटी 2000 की धारा 16(1) के तहत कौन सी कक्षा में नियमित परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया गया है? देखिए आरटी 2009 को जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाना है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से जो है आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। और एनईपी 2020 को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाना है। सो देखिए धारा जो 16(1) है आरटी 2009 की, उसके तहत कौन सी कक्षा में नियमित परीक्षाएं लेने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 5 से 8, ऑप्शन नंबर बी 6 से 8, ऑप्शन नंबर सी 3 व 5 और ऑप्शन नंबर डी 5 व 8। सो देखिए ज़्यादातर क्या होता है इसमें जो दो ऑप्शंस जो है वो कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, एक 5 से 8 और एक 5 व 8। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 व 8वीं कक्षा में जो है नियमित परीक्षाएं लेने का प्रावधान जो है आरटी 2009 में किया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में सीखने के प्रतिफल होते हैं। देखिए सीखने का प्रतिफल जो है एक छोटा सा टॉपिक है, 1 से 2 पेज में आ जाता है और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। सो देखिए तो सीखने के प्रतिफल होते हैं ऑप्शन नंबर ए केवल कक्षावार, ऑप्शन नंबर बी केवल विषयवार, ऑप्शन नंबर सी कक्षावार व विषयवार और ऑप्शन नंबर डी विद्यालयवार। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कक्षावार व विषयवार दोनों। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से भी डेफिनेट रूप से आपको जो है देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन निर्णय लेने की सूचना एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय की व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक सिद्धांत का निर्माण करना और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सो देखिए जो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विद्यालय की व्यवहारिक समस्या का समाधान करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध करवाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया जाता है और ऑप्शन नंबर डी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया जाता है। सो देखिए जो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना है इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है पाउडर वाला जो दूध होता है वो है बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई, ऑप्शन नंबर ए एनसीटी, ऑप्शन नंबर बी सीबीएसई, ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी और ऑप्शन नंबर डी यूजीसी। सो देखिए जो एनसीएफ 2005 जो है वो विकसित की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रीपेरेटरी स्टेज किस आयु वर्ग की शिक्षा के लिए डिजाइन की गई है, ऑप्शन नंबर ए 6 से 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 8 से 11 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 11 से 14 वर्ष। सो देखिए जो प्रीपेरेटरी स्टेज जो है वो जो जिस आयु वर्ग के लिए डिजाइन की गई है वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 8 से 11 वर्ष। अगला हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका में किस वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। सो देखिए बाल वाटिका में जो है वो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। सो बाल वाटिका में जो है मुख्य रूप से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ जो है आपकी साइकोलॉजी का यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश को। हम आपके इस पेपर में जो है हिंदी को भाषा प्रथम और इंग्लिश को जो है लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो देखिए शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 31 से 36 के जो आंसर्स है वो आपको देने हैं। ये जो दिया गया गद्यांश है इसको पढ़ करके उसके माध्यम से। सो देखिए ये गद्यांश निम्न प्रकार है। जिंदगी जीने के लिए है, बिताने के लिए नहीं, और जिंदगी वही जीता है जिसमें आत्मविश्वास है। जीवन को जीतने की संज्ञा दी गई है, इसमें वही विजय होता है जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो कठिनाइयों का सामना कर सके। मनुष्य का जीवन एक कर्म क्षेत्र है, एक संग्राम है, एक संघर्ष है, जहाँ आरंभ से लेकर अंत तक कर्तव्य को साहस और धैर्य के साथ निभाना पड़ता है। साहस मनुष्य के मन का सम्राट है। साहस और निराशा दोनों में विरोधाभास है। जब साहस मार्ग दिखाता है तो अन्य मानसिक और शारीरिक शक्तियां भी जागृत होकर निराशा को समाप्त कर देती है। ठोकर खाकर गिरने में कोई अपराध नहीं है, पितु गिरकर न उठना महाअपराध है। जब काली घटाई व्यक्ति के सिर पर छा रही हो तो विद्वानों की तरह याद रखना कि काली घटाओं के पीछे सूरज चमक रहा है और घटाओं की सीमा पार करते ही प्रकाश फैल जाएगा। मनुष्य का सबसे अंधकारमय पक्ष उसका अपना मन ही है और मनुष्य का श्रेष्ठतम पक्ष उसके मानसिक विचार है। हर व्यक्ति की सफलता उसके हाथ में है। मैं समर्थ हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करूंगा। इस प्रकार के सकारात्मक विचार व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाते हैं। सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है। जहाँ से सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। मनोबल ही जीवन सुधा है, अर्थात जीवन अमृत है। मानव शक्ति की वास्तविक सफलता उसकी संकल्प शक्ति व मनोबल पर निर्भर है। अगर आपको एक बार में ये जो है पूरा गद्यांश समझ नहीं आता तो आप पॉज करके वीडियो को दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सूरज, ऑप्शन नंबर बी विद्वानों, ऑप्शन नंबर सी शक्तियाँ और ऑप्शन नंबर डी कठिनाइयों। सो देखिए इसमें
ऑप्शन नंबर बी, डी और सी तीनों के तीनों जो है अपने आप में बहुवचन है, केवल सूरज ही जो है वो एक वचन में प्रयुक्त हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरज। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कर्तव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय, क्री प्रत्यय, व्यय प्रत्यय या फिर तव्य प्रत्यय। सो देखिए कर्तव्य जो शब्द है वो बना है क्री धातु प्लस तव्य प्रत्यय से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तव्य प्रत्यय से। क्री प्लस तव्य, इस प्रकार जो है कर्तव्य का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सुख दुख में समास है, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व या नए तत्पुरुष। देखिए या तो जीवन में सुख रहेगा या फिर दुख रहेगा, और ऐसी स्थिति में जो है हमारे पास में वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। सुख और दुख दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं जीवन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी साहस, ऑप्शन नंबर सी सूरज और ऑप्शन नंबर डी सम्राट। देखिए मनुष्य, सूरज और सम्राट इन तीनों में भाववाचक संख्या नहीं है, जबकि साहस जो है वो एक भाव है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस विकल्प में उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन नंबर ए प्रारंभ, प्रारंभ बनता है दोस्तों प्र प्लस आरंभ से। अगला हमारे पास में संकल्प, संकल्प बनता है सम प्लस क्लिप से, संग प्लस कल्प, तो इसमें सम उपसर्ग है। अगला ऑप्शन हमारे पास में है व्यक्ति, व्यक्ति जो है एक प्रकार से मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। और विजय, विजय बनता है जय प्लस वी, इसमें वी उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति। व्यक्ति एक मूल शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन नंबर ए जीवन, ऑप्शन नंबर बी अपराध, ऑप्शन नंबर सी सिर और ऑप्शन नंबर डी जिंदगी। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पहचानने का जो है एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए। देखो जीवन किसी चीज़ का सार है, तो देखिए ये जो है स्त्रीलिंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब आप जिंदगी को आप जो है वाक्य में इस्तेमाल करेंगे तो आप बोलेंगे ज़िंदगी बहुत छोटी है। जो छोटी शब्द है वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द इसके साथ में जुड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंदगी। अगला हमारे पास में फिर से एक गद्यांश है, जिसमें प्रश्न संख्या 37 से 41 तक के हमें आंसर देने हैं। ये आपके पास में गद्यांश है, आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, ये पूरा है और आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं सीधे यहाँ से क्वेश्चंस पर चलने वाला हूँ। आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर मैं इसको बार बार रोक रहा हूँ ताकि आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ पाएँ। सो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृति शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए संस्कृति शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सम प्लस कृति, सम प्लस कृति। सम इसमें मैं इसमें आधा होगा प्लस ये बनेगा कृति। सो इसमें जो है मैं का अनुस्वार हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें जो करेक्ट संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ऑप्शन नंबर ए उचित अनुचित, एकदम सही ये युग्म है। लाभ का हानि, ये भी सही है। आवश्यक का अनावश्यक, ये भी सही है। एक का अनेकता, ये जो है ये गलत है, क्योंकि एक का अनेक होता है, एकता का अनेकता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एकता का अनेकता होगा, एक का अनेक होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, संस्कृति का ज्ञान तभी संभव है जब अपनी भाषा का उचित ज्ञान हो। निम्नलिखित वाक्य जो है ये किसका है? एक सेकंड, मैंने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया इसमें? हाँ नहीं किया, ठीक है। संस्कृति का ज्ञान तभी संभव है जब अपनी भाषा का उचित ज्ञान हो। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी जब, ऑप्शन नंबर सी अपनी और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। सो देखिए अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिस पर विकारों का या विकारकों का कोई भी प्रभाव ना पड़े, जैसे कि काल या वचन। सो ये जो वाक्य दिया गया है इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा जब। जब को आप जो है किसी भी काल के साथ, किसी भी वचन के साथ जब प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है कोई भी चेंज नहीं होता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो इस वाक्य में जो है जब जो है वो अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्यक्ति की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी परिमार्जित, ऑप्शन नंबर सी सौंपना और ऑप्शन नंबर डी पीढ़ी। देखिए जो हृदय है ना, इसमें ऐसा रेफ वाला र ना आकर के री आता है। हृदय जब हम लिखते हैं हिंदी में तो ऐसा जो है री की मात्रा ऐसे आती है, तो इसमें जो हृदय है ये गलत लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप जो होगा हृदय होगा, री से जो री बनता है वो वाला री इसमें लगेगा। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रकाश का पर्याय नहीं है। प्रकाश का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए उजाला, ऑप्शन नंबर बी चांदनी, ऑप्शन नंबर सी रोशनी और ऑप्शन नंबर डी उन्नत। देखिए उजाला, चांदनी और रोशनी तीनों के तीनों प्रकाश के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन उन्नत जो है वो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है, राजेश के दोस्त दीपक ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजेश के दोस्त दीपक ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। सो देखिए उद्देश्य के बारे में जो जानकारी देता है उसी को बोलते हैं दोस्तों उद्देश्य का विस्तार। सो इसमें जो है दीपक जो है वो इसका उद्देश्य है और उसका विस्तार है कि उसके बारे में क्या जानकारी है कि वो किसका दोस्त है, राजेश का दोस्त है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश का दोस्त। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी निर्देशक चिन्ह और ऑप्शन नंबर डी विवरण चिन्ह। सो देखिए सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य जिसका प्रयोग किया जाता है वो होते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तीर्थयात्री कुंभ के मेले में स्नान करते होंगे। वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी संभाव्य भविष्यत काल और ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध वर्तमान काल। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, अनुभवहीन होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए धाक जमाना, ऑप्शन नंबर बी धूप में बाल सुखाना, ऑप्शन नंबर सी धूल में मिलाना और ऑप्शन नंबर डी दिन फिरना। देखिए दिन फिरने का जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है अच्छा समय आना, धूल में मिलाना का अर्थ होता है नष्ट कर देना या खाक कर देना, धाक जमाना का अर्थ होता है प्रभाव जमाना, किसी के भी ऊपर अपना प्रभाव डालना। सो अनुभवहीन होना जो है ना इसका उपयुक्त अर्थ होगा धूप में बाल सुखाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जो है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, तीर नहीं तो तुक्का ही सही लोकोक्ति का सही अर्थ है। पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, संकट में थोड़ी सहायता भी लाभप्रद होती है। ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग विचार बनाए रखना और ऑप्शन नंबर डी आजकल झूठे का बोलबाला है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा पूरा नहीं तो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। हम कहते हैं ना भाई तीर नहीं तो तुक्का ही सही। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, अतिथि खा पीकर घर चले गए। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? इसमें जो है रेखांकित कर रखा है खा पीकर घर चले गए हैं। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर बी है विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया पदबंध और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में क्रिया विशेषण पदबंध। सो देखिए इसमें जो पदबंध है वो है क्रिया पदबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो है हमारा राजस्थानी भाषा में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार भी रीट जब मेंस लगी थी तो उसमें भी 3 से 4 शब्द जो राजस्थानी भाषा बोली साहित्य के आए थे वो राजस्थानी भाषा में ही लिखे गए थे। इससे पता चल रहा है कि हमारी राजस्थानी भाषा को जो बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार भी, तो उसी क्रम में जो है कलाम एकेडमी वालों ने उसी भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो लोग मारवाड़ी या प्रॉपर राजस्थानी बोलते हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, लेकिन जिनकी बोली अलग अलग है, पूर्वी राजस्थान वाले या ज़्यादा दक्षिण राजस्थान में जो लोग आते हैं उनकी भाषा, उनको थोड़ी जो है ये भाषा समझने में समस्या आ सकती है। तो देखिए मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, नीचे लिखोड़ा बोली और उनरे खेतर में सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि नीचे लिखी हुई बोलियां और उनसे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए गोडवाड़ी अलवर, ऑप्शन नंबर बी धावड़ी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी जगरोती करौली और ऑप्शन नंबर डी बागड़ी हनुमानगढ़। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोडवाड़ी अलवर। देखिए गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, पाली जालोर और थोड़ा सा हिस्सा जो है जोधपुर का आता है उसमें, उसको गोडवाड़ी प्रदेश कहा जाता है और वहाँ पर ही गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है, धावड़ी उदयपुर में एकदम सम्मिलित है, जगरोती जादोवाटी ये दोनों की दोनों बोलियाँ करौली में बोली जाती है, बांगड़ी मुख्य रूप से शेखावाटी में बोली जाती है। लेकिन चूँकि हनुमानगढ़ जो है वो चूरू के सीधे संपर्क में रहता है तो चूरू के कुछ हिस्से में जो है बांगड़ी भाषा या बोली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोडवाड़ी अलवर में नहीं बोली जाती, अलवर में बोली जाती है मेवाती। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बीसल देव रासो किण भांतरो काव्य है। इसका अर्थ होगा कि बीसल देव रासो जो है वो किस प्रकार का काव्य है। ऑप्शन नंबर ए रीति काव्य, ऑप्शन नंबर बी प्रेम काव्य, ऑप्शन नंबर सी वीर काव्य और ऑप्शन नंबर डी नीति काव्य। देखिए बीसल देव जो रासो है ये नरपति नाले के द्वारा रचा गया था और इसमें जो है रानी राजमती और जो विग्रह राज चतुर जिसका बीसल देव के नाम से भी जानते हैं उसके प्रेम का वर्णन है।
तो बीसल देव रासो एक प्रकार का प्रेम काव्य है। अगला हमारे पास में जो है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। अगले 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो शिक्षण विधियों के हैं। सो हमारे पास में क्वेश्चन है मूल्यांकन उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों के आकलन में। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों का आचरण जानने में। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति जानने में। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बालक के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों का कुल आकलन जो देखते हैं उसमें जो है मूल्यांकन उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारे पास में है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अधिक वैध एवं विश्वसनीय है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक निर्मित परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी आत्मनिष्ठ परीक्षण। और ऑप्शन नंबर डी मौखिक परीक्षण। सो देखिए सबसे अधिक एवं वैध और विश्वसनीय जो परीक्षण होता है वो होता है मानकीकृत परीक्षण, अर्थात जिसके स्टैंडर्ड सेट होते हैं, जो सरकार या जो सरकारी संस्थाएं होती हैं विद्यालयों को चलाने वाले उनके द्वारा जो सेट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इस कक्षा का विद्यार्थी जो है इस हद तक उसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो मानकीकृत परीक्षण सबसे वैध एवं विश्वसनीय होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्टैनले व रोस के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। सो देखिए स्टैनले और रोस ने जो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए चरण दिए वो थे कुल मिलाकर के 3। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में ये जो स्टैनले और रोस के अनुसार जो उपलब्धि परीक्षण के उन्होंने जो चरण दिए थे वो 3 ना होकर के कुल 4 थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में असत्य क्या है। ये व्यक्तिगत भिन्नता के आधार होते हैं, ये सामूहिक होता है, इसे चिकित्सीय शिक्षण भी कहते हैं, इसमें शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। सो देखिए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो सामूहिक ना होकर के व्यक्तिगत होता है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण के बाद में किया जाता है। पहले उसकी किसी भी बच्चे की जो कमजोरियां रह गई है एक शिक्षण सत्र में उसका पता लगाया जाता है और उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है इंडिविजुअल बच्चे के तौर पर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सामूहिक होता है। ये कथन गलत है चूँकि ये व्यक्तिगत होता है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के रूपात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी शैली और ऑप्शन नंबर डी प्राकथन। तो देखिए रूपात्मक अर्थात बाहरी आवरण जो होता है उसके बारे में बात की जाए तो बाहरी आवरण के रूप में हम जो है किताब की डिजाइन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रवण कौशल को विकसित करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए वाद विवाद, ऑप्शन नंबर बी खेल प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी श्रुत लेखन और ऑप्शन नंबर डी बाल गीत। तो देखिए श्रवण कौशल को विकसित करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली जो होती है वो होती है खेल प्रणाली। इसमें हम जो है बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं और फट से वो जो इंस्ट्रक्शन को मानता है। जैसे आप जो पीछे रुमाल झपट्टा खेल खेलते हैं, सितोलिया खेलते हैं, तो इसके माध्यम से जो इंस्ट्रक्शन टीचर देता है उसको बच्चा फट से सुनता है और उसको अप्लाई करता है। इसके माध्यम से बच्चे के श्रवण कौशल का विकास होता है। अगला सवाल हमारे पास में है निम्नलिखित में से किसे वाक्य पठन उपागम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए रचना शिक्षण उपागम, ऑप्शन नंबर बी पाठ संसर्ग उपागम, ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक उपागम और ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म शिक्षण उपागम। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा संरचनात्मक उपागम। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है असुमेलित को छांटिए। देखिए किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही है। डाल्टन विधि कार्लटन वॉसबर्न, ये जो है गलत है। डाल्टन विधि जो है उसकी हेलेना पार्कहर्स्ट ने वो बनाई थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले भी हम जो ऑप्शन देख लेते हैं खेल प्रणाली हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा विकसित की गई थी, ये भी सही है। और बेसिक शिक्षा प्रणाली जो है महात्मा गांधी ने दी थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास में है सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। सो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया कि जो हमारे जो वर्ण होते हैं उनको लिखना सिखाने के लिए जो है कौन से स्तर के विद्यार्थियों के लिए वो उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी उच्च प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक स्तर और ऑप्शन नंबर डी उच्च माध्यमिक स्तर। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक स्तर। जब बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेता है तभी उसे जो है वर्ण लिखना सिखाया जाता है। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है श्रुतबोध में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्रम, ऑप्शन नंबर बी राम, ऑप्शन नंबर सी गर्म
और ऑप्शन नंबर डी सर्दी। सो देखिए राम में कोई भी रेप नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा राम। क्रम में भी नीचे ये रे का रेप है, गर्म में भी ऊपर रे का रेप है और सर्दी में भी ऊपर जो है रे का रेप है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राम, ऑप्शन नंबर बी। हमारे पास में हिंदी भाषा का जो है लास्ट सवाल है वो है द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी व्यतिरेकी विधि, ऑप्शन नंबर सी व्यास प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी है तुलना विधि। सो देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए जो तुलनात्मक विधि है वो है करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी व्यतिरेकी विधि। इसी के साथ जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के रूप में आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम करेंगे हिंदी इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड के रूप में। बतौर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश में जो है वही टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 61 to 63, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बिलो। सो सबसे पहले आपको जो एक पैसेज दिया हुआ है जिसको पढ़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 61 से 63 के आंसर करने हैं। सो देखिए हमारा यहाँ से शुरू होता है पैसेज। कन्वर्जेशन इज इंडीड द मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स, ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड। जो है आप इसको जो है कंटिन्यू आप जो है पढ़ सकते हैं। मैं इसको पॉज कर देता हूँ, अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, जिससे बेटर है यहाँ तक इसकी लास्ट लाइन है देयर इज ए नथिंग दैट प्लीजेज पीपल मोर देन योर इंटरेस्ट। सो देखिए हमारा इसके रूप में पहला जो क्वेश्चन है अर्थात क्वेश्चन नंबर 61 वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन अबाउ पैसेज इज ए लिंकिंग वर्ड। ऑप्शन नंबर ए, ये सवाल जो है मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको बता देता हूँ कि ऊपर दिए गए पैसेज में जो है कौन सा शब्द है जिसको लिंकिंग वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। लिंकिंग वर्ड दोस्तों वही होते हैं जो हिंदी में योजक चिन्ह होते हैं, अर्थात दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंडीड, ऑप्शन नंबर बी है अबाउट, ऑप्शन नंबर सी है बट और ऑप्शन नंबर डी है रेदर। सो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा बट। देखिए एंड, बट, बिकॉज, सो, और, ऑल्दो, वाइल, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इंग्लिश में लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, अर्थात दो सेंटेंसेस को जोड़ने का ये काम करते हैं। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन इन्फेरेंस ऑफ द अबाउ पैसेज। देखिए इन्फेरेंस अर्थात ये जो ऊपर वाला पैसेज है इसका टोटल कंक्लूजन क्या है, अर्थात इसका निष्कर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हॉबीज मेक्स ए मैन इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर। ऑप्शन नंबर बी है द सीक्रेट ऑफ बीइंग पॉपुलर लाइज इन फेलोशिप। ऑप्शन नंबर सी है इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लीज पीपल। ऑप्शन नंबर डी है ए गुड कम्युनिकेशन लीड्स यू टू द फेम। सो देखिए ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन के बारे में बात की गई है, अर्थात ए गुड कम्युनिकेशन लीड्स यू टू द फेम, अर्थात एक लोगों के साथ में एक अच्छा जो आप वार्तालाप करते हैं उसके माध्यम से आपकी फेम, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है वी मस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स दैट, फिर ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है अदर्शना। सो यहाँ पर हमें जो है करेक्ट जो है उसका वर्ब का यूज करना है। ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी अट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी अट्रैक्टिंग और ऑप्शन नंबर डी हैज़ अट्रैक्ट। तो देखिए इसमें जो थिंग्स है, द थिंग्स, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास में, इस कारण इसमें जो करेक्ट वर्ब आएगी वो आएगी अट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। हमारे पास में एक लाइन दी गई है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ किया गया है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस, ये हमारे पास में एक सेंटेंस है। इसमें देखते हैं कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए है अलिटरेशन, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफोर, ऑप्शन नंबर सी है एसोनेंस और ऑप्शन नंबर डी है पर्सोनिफिकेशन। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पर्सोनिफिकेशन। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। ही इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। ऑप्शन नंबर ए है स्माइल, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफोर, ऑप्शन नंबर सी है एसोनेंस और ऑप्शन नंबर डी है एलिटेरेशन। सो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसोनेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो। आई माइट लाइक टू फाइट इन द ब्राइट, अर्थात मैं उजाले में लड़ना पसंद करूंगा। मतलब इसका अर्थ हो गया कि मैं सामने से लड़ाई करना पसंद करूंगा, ये इसका आप बेसिकली मतलब समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है स्माइल, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफोर, ऑप्शन नंबर सी है एसोनेंस और ऑप्शन नंबर डी है एलिटरेशन। सो इसका भी करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एसोनेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, देखिए ये जो फिगर ऑफ स्पीच के हैं 3 से 4 क्वेश्चन और 3 से 4 टॉपिक है आपके पास में, स्माइल, मेटाफोर, एसोनेंस, एलिट्रेशन, ऐसे ही तीनों चारों टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आप लोग मान करके चलिए।
उसी फॉर्मेट में जो है ये पेपर भी डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दे कैरीड ए ब्लैंकेट विद देम लेस्ट दे, फिर ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद में फील कोल्ड ऑन द ट्रेन। अर्थात इसका अगर आप हिंदी अर्थ देखेंगे तो इस प्रकार है कि वो लोग अपने साथ में एक ब्लैंकेट अर्थात कंबल ले गए ताकि उन्हें जो है ट्रेन के अंतर्गत ठंड ना लगे। सो देखिए इसमें कौन सा मॉडल यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी शुड, ऑप्शन नंबर सी कैन और ऑप्शन नंबर डी माइट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा शुड, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है 68, सुजाता केप्ट क्वाइट सो दैट हर मदर, फिर ब्लैंक स्पेस है, स्टे काम। इसमें भी हमें मॉडल यूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी माइट, ऑप्शन नंबर सी ओ टू और ऑप्शन नंबर डी मस्ट। सो इसका भी करेक्ट आंसर होगा बी। और देखिए इसमें माइट का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि सुजाता अगर चुप रहेगी तो हो सकता है उसकी माँ शांत भी हो जाए, लेकिन पक्का नहीं है कि शांत हो ही जाएगी, इसलिए माइट का प्रयोग किया गया है। ये कम संभावना, और माँ चिल्ला रही है उस पर क्योंकि ऑब्वियस बात है उसको गुस्सा आ रखा है, और ज़रूरी नहीं कि सुजाता जब चुप हो जाएगी तो माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 69, इफ़ सी स्टडीड वेल सी, फिर ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद में क्वालिफाई द टेस्ट। सो यहाँ पर भी हमें जो है ये हेल्पिंग वर्ब भरनी है, कौन सी इसमें करेक्ट रूप से आती है। एक प्रकार से आप ये मान लो कि टेंस का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। ऑप्शन नंबर ए है मस्ट हैव, ऑप्शन नंबर बी है वुड हैव, ऑप्शन नंबर सी है वुड और ऑप्शन नंबर डी है हैज़ टू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वुड। वुड हैव इसमें तब आता जब यहाँ पर हमें जो है ये परफेक्ट में पहला सेंटेंस देखने को मिलता, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस जो हमें सिंपल देखने को मिला, इस कारण से यहाँ पर वुड आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70, सी वॉज श्योर ही ब्लैंक स्पेस पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे। हमारे पास में इसके भी ऑप्शन है विल, शैल, माइट और वुड। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वुड, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, फ्लाइंग इन द फेस ऑफ मीन्स। ऑप्शन नंबर ए है रेस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है प्रे, ऑप्शन नंबर सी है रिवॉर्ड और ऑप्शन नंबर डी है इंसल्ट। देखिए फ्लाइंग इन द फेस का अर्थ जो होता है वो होता है चेहरे पर उड़ाना, अर्थात चेहरे पर हम किसी की जो इंसल्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं फ्लाइंग इन द फेस। ये एक प्रकार से कहावत समझ लीजिए आप इंग्लिश में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसल्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 72, ही इज ड्रॉइंग ए लॉन्ग बो, डू यू बिलीव हिम एट ऑल, है ना। ही इज ड्रॉइंग ए लॉन्ग बो, इसको आप हिंदी भाषा में, हमारी व्यवहारिक भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि वो लंबी लंबी फेंक रहा है एक प्रकार से, है ना। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ही इज ड्रॉइंग ए लॉन्ग बो हियर इन द अबाउ सेंटेंस की उपयुक्त जो वाक्य है इसमें ही इज ड्रॉइंग ए लॉन्ग बो का अर्थ क्या है। हमारे पास में ऑप्शन है, ही इज टेलिंग द सीक्रेट्स, ही इज टेलिंग द लाइज, ही इज चेसिंग समवन, ही इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग ट्रिप। सो देखिए मैंने पहले बता दिया कि इसका अर्थ होता है वो लंबी लंबी फेंक रहा, अर्थात वो झूठ बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज टेलिंग लाइज। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आई एम न्यू टू दिस सिटी सो आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट, है ना। वॉट इज द मीनिंग ऑफ आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट इन द अबाउ सेंटेंस। अर्थात इसका वाक्य का हिंदी अर्थ इस प्रकार होगा, आई एम न्यू टू दिस सिटी, कि मैं इस शहर में नया नया हूँ इसलिए मैं जो है आई एम स्टिल फाइंडिंग माई फीट, तो मैं यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहा है। सो देखिए इसके ऑप्शन इस प्रकार है, आई एम लुकिंग फॉर ए रेजिडेंस, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, आई एम स्टिल गेटिंग कॉन्फिडेंस एंड आई एम लुकिंग फॉर समवन टू मैरी मी। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आई एम स्टिल गेटिंग कॉन्फिडेंस, अर्थात मैं पैर जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात मैं कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ए सेस्टेट इन एन इटालियन सोनेट। ऑप्शन नंबर ए सी डी ई सी डी, ऑप्शन नंबर बी सी डी सी सी डी सी, ऑप्शन नंबर सी है बोथ 1 and 2 और ऑप्शन नंबर डी है ट्रिपल सी ट्रिपल डी। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जो इटालियन जो सेस्टेट होता है उसमें राइमिंग स्कीम किस प्रकार की होती है, तो वो इस प्रकार की होती है सी डी ई सी डी ई। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, वेयर डज द पोइट प्रेजेंट द कंक्लूजन ऑफ हिज थॉट इन एन इंग्लिश सोनेट, कि जो इंग्लिश सोनेट होता है उसमें जो पोइट होता है वो अपना कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष कहाँ देता है। ऑप्शन नंबर ए इन द फर्स्ट क्वार्टर, ऑप्शन नंबर बी इन द सेकंड क्वार्टर, ऑप्शन नंबर सी इन द थर्ड क्वार्टर और ऑप्शन नंबर डी
इन द कपलेट। देखिए इन द कपलेट का अर्थ एक प्रकार से हो गया जो फोर्थ या जो लास्ट क्वार्टरन होता है वो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहाँ पर ही जो है जो पोइट होता है वो अपना कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 76, द स्पीकर ऑफ ए पेस्टोरल एलिजी इज ए म्यूजिशियन, ए शेपर्ड, ए स्कल्प्टर, ए पेंटर। सो देखिए इस क्वेश्चन का जो हिंदी अर्थ होगा वो इस प्रकार से होगा कि देहाती शोक गीत का वक्ता, अर्थात गांव में जो शोक गीत गाता है वो कौन गाता है, तो वो होता है एक प्रकार से ए शेफर्ड, अर्थात एक गडरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट इज इंटेंडेड टू अम्यूज एंड दैट एंड्स हैप्पीली, अर्थात एक प्रकार का नाटक जिसका उद्देश्य होता है लोगों का एंटरटेनमेंट करना, उन्हें खुश करना, और जो लास्ट में भी जो है जब उसका एंड भी होता है तब वो खुशी खुशी द्वारा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए ट्रेजेडी, ऑप्शन नंबर बी कॉमेडी, ऑप्शन नंबर सी बायोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी आयरनी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉमेडी। कॉमेडी का पर्पज़ यही होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हंसाए, और जब लोग बाहर निकल कर भी जाए वो नाटक पूरा देख करके तो वो खुश होकर के अपने घर जाए। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्थात पहली लैंग्वेज के एक्विजिशन में कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ यूनिवर्सल, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ नेचुरल, ऑप्शन नंबर सी इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो हम अपने आप से सीखते हैं, उसके लिए कोई भी किसी भी औपचारिक निर्देशों की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम लोग राजस्थान के, हमने राजस्थानी इसी प्रकार से सीखी अपने माँ बाप से सुन करके। हिंदी जो है हम जैसे विद्यालय में जाते हैं बिना किसी भी प्रशिक्षण के हम सीख जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ अपने टीचर्स को जो है हिंदी बोलते हुए सुनते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है इसमें। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 72, द टेक्निक्स एप्रिसिएशन, इंसेंटिव गिविंग एंड अवार्ड गिविंग आर यूज्ड टू, अर्थात बच्चों को हम जो एप्रिसिएशन देते हैं उन्हें अवार्ड देते हैं, ये टेक्निक जो है वो किस लिए यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए है टू टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू द पीपल, ऑप्शन नंबर बी है टू हेल्प द लर्नर बिकम मॉनिटर ऑफ द क्लास, ऑप्शन नंबर सी है टू हेल्प चाइल्ड रिमेंबर हिज अचीवमेंट्स, और ऑप्शन नंबर डी है टू मोटिवेट द लर्नर टू कीप लर्निंग। सो देखिए हम बच्चे को एप्रिसिएशन देते हैं, उसको अवार्ड्स देते हैं, क्यों, ताकि उसको जो है लर्निंग के लिए कंटिन्यू क्या रखा जा सके, मोटिवेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारे पास में है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ यूजिंग कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है हम लैंग्वेज टीचिंग में यूज करते हैं, वार्तालाप, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए टू इनेबल द लर्नर टू कम्युनिकेट लाइक नेटिव स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर बी टू इनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड द फॉरेन कल्चर, ऑप्शन नंबर सी टू इनेबल द लर्नर टू एक्सप्रेस इफेक्टिव इन फॉरेन लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी है टू इनेबल द लर्नर टू क्वालिफाई द लैंग्वेज टेस्ट। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हम जो है वार्तालाप के रूप में जो है लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों, ताकि बच्चा जो है ना वो अपने आप को इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाए, अर्थात अपनी जो बात है उसको कह पाए, किसमें, फॉरेन लैंग्वेज में। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये गलत है। लैंग्वेज टीचिंग की ओल्डेस्ट अप्रोच जो है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ना। ऑप्शन नंबर बी है इट फोकसेस ऑन स्पोकन यूज ऑफ द लैंग्वेज, ये जो है ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी है इट हेल्प्स द लर्नर टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस एट अ टाइम, नहीं, इसमें हम एक ही लैंग्वेज का जो है बार बार अभ्यास करवाते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबाउ। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट फोकसेस ऑन स्पोकन यूज ऑफ द लैंग्वेज, अर्थात जो लैंग्वेज होती है उसको बोलने का अभ्यास इसके माध्यम से करवाया जाता है, उसी के ऊपर ये फोकस्ड होता है पूर्ण रूप से। अगला हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ यूजिंग होम लैंग्वेज। मेरिट का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से बेनिफिट या लाभ, कि हमारी जो मातृभाषा होती है या होम लैंग्वेज होती है उसको इस्तेमाल करने के क्या क्या लाभ हैं। ऑप्शन नंबर ए इट हेल्प्स द लर्नर टू रिटेन द नॉलेज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
ऑप्शन नंबर बी है इट इन्हेंसेस कोग्निटिव स्किल्स ऑफ द लर्नर। ऑप्शन नंबर सी है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इफेक्टिवली। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास में ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सभी के सभी कथन जो वो इस बारे में सत्य हैं और सभी के सभी इसके लाभ है। कौन कौन से? इट हेल्प्स द लर्नर टू रिटेन द नॉलेज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात मातृभाषा में सिखाया गया जो ज्ञान है वो बच्चे को लंबे टाइम तक याद रहता है। इट इनहेंसेस कोग्निटिव स्किल्स ऑफ द लर्नर, ये जो बच्चे की जो कोग्निटिव स्किल्स होती है उनका भी जो है विकास करता है या उन्हें बढ़ावा देता है। और ऑप्शन नंबर सी जो है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इफेक्टिवली, और मातृभाषा के माध्यम से जो है बच्चा जो है अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है, अपने भावों और अपने विचारों को। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस, अर्थात जो गद्यांश प्रकार के ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए दीज क्वेश्चंस आर टफ टू बी प्रिपेयर्ड, ये गलत है, ये बहुत आसान होते हैं, तैयारी इनको आसानी से तैयार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है दीज क्वेश्चंस हैव ओनली वन एग्जैक्ट आंसर, ये भी गलत है, इनके जो है अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन एक तैयार कर दिया, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अब एक बच्चे के दिमाग में अलग विचार होंगे, एक के दिमाग में अलग विचार होंगे, तो इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। अगला हमारे पास में दीज क्वेश्चंस एग्जामिन द एक्सप्रेसिव स्किल्स ऑफ द लर्नर, ये बच्चे की जो एक प्रकार से भावोभिव्यक्ति है, अर्थात भावों को अभिव्यक्त करने की जो उसकी कला होती है, स्किल्स होती है, उसका परीक्षण ये करते हैं। ये एकदम करेक्ट है और ऑल ऑफ द अबव तो संभव है ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले जो दो हैं वो नॉट ट्रू है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ये जो बच्चे की जो एक्सप्रेसिव स्किल होता है उसका एग्जामिन ये करते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन। अगला हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए हेल्प टू द टीचर इन प्रिपेयरिंग ए स्ट्रेटजिक रेमेडियल लेसन प्लान फॉर ए स्लो लर्नर। ऑप्शन नंबर ए listening with the parents, ऑप्शन नंबर बी an achievement टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द लर्नर, और ऑप्शन नंबर सी है ऑल ऑफ द अबाउ। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबाउ। क्या होता है कि एक अच्छा जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसको जो एक स्लो सीखने वाला बच्चा होता है उसके लिए ये चीज़ें एक टीचर जो है वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी चार तीनों के तीनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाउ। अगला हमारे पास में जो है वो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द हेल्दी। देखिए हम जो है इसको एक्चुअल में हमने इसका जो ट्रांसलेशन या एक प्रकार से आप जो प्रोनाउंसिएशन है इसका हेल्दी कर लिया है, और ये जो आपके फोनेटिक्स वाले जो टॉपिक है उसमें से हैं आपके दोनों तीनों क्वेश्चन, और फोनेटिक्स वाले टॉपिक्स में से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम इसके एग्जाम्पल है, और वो आप आराम से कीजिएगा, आपके 2 से 3 क्वेश्चन करेक्ट आराम से हो जाएंगे इंग्लिश में। सो देखिए जो हेल्दी होता है ना, इसका जो करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है या एक प्रकार से जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो हेल्दी ना होकर के हेल्थी होता है। क्या होता है दोस्तों? हेल्थी। और उसको जो फोनेटिक भाषा में जो लिखा जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है हेल्थी। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि लुक्ड जो है लुक्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड लुक्ड। ये लुक्ड नहीं होता है, ये होता है दोस्तों लुक्ड होता है, और उस अनुसार जो है इसका करेक्ट फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको इस प्रकार से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डिफरेंट इनिशियल साउंड, कि नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन से वर्ड का जो बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट साउंड करता है। देखिए हम इसको बोलते हैं एक बारी, ये है चारकोल, ये है चॉकलेट, ये है चेरी, और ये है सिवलरी। सिवलरी का अर्थ होता है दोस्तों शिष्टता। तो देखिए इनके जो शुरू में जो इनका जो इनिशियल साउंड है उसमें च आ रहा है, चॉकलेट में च, चारकोल में च, चेरी में च, लेकिन ये चिवलरी नहीं होता, ये होता है दोस्तों सिवलरी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सो देखिए आगे हमारे पास में एक राइम एक कविता दी गई है जो शुरू है वहन केट से लेकर से आप जो इसको भी पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। मैं रीड करूंगा तो ये जो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका टाइम बचाने के लिए, और ये यहाँ तक है द वाइट ऑल इन द बेलफ्राई सीट्स, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सो इसका जो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 88, ये इसी से पूछा गया राइमिंग से। द अराइवल ऑफ द मॉर्निंग इज हेराल्डेड बाय द,
हेराल्ड का अर्थ होता है दोस्तों सूचना देना, अर्थात सुबह हो गई है इस बात की सूचना हमें कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए रनिंग स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी टावर क्लॉक, ऑप्शन नंबर सी फिशरमैन क्राई और ऑप्शन नंबर डी कॉक सिंगिंग। सो देखिए सुबह सुबह हमारा जो मुर्गा होता है वो कुकड़ू करके हमें जगाता है, उसको एक प्रकार से आप मॉर्निंग हेराल्ड भी कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉक सिंगिंग। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज मेरी मिल्क मेड्स इज। ऑप्शन नंबर ए सिमाइल, ऑप्शन नंबर बी मेटाफोर, ऑप्शन नंबर सी एलिट्रेशन और ऑप्शन नंबर डी इमेजरी। सो देखिए आपके जो ये वाला सवाल है सिमाइल, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन वाला, ये वैसे भी पूछा जा सकता है और इसको जो है इसी राइमिंग के अंदर भी ऐड करके पूछा जा सकता है। सो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एलिट्रेशन। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन्स। सो देखिए ये जो हमारे पास में कविता है इसकी जो शुरू की 4 लाइन है उसकी राइम स्कीम क्या है? सो देखिए आप इसको एक बारी पढ़िए, लास्ट वाला इसका जो वर्ड है वो देखिए, हैज़ कम, द ग्राउंड इज डम गोज राउंड। देखिए कम डम, ग्राउंड राउंड। सो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा, अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ए, और ये कम और डम ये दोनों ए, और अगर आप ग्राउंड को बी मानते हैं तो ग्राउंड बी और राउंड बी। सो इसका जो करेक्ट राइमिंग स्कीम होगी वो होगी इस प्रकार से ए बी। सो उसके अनुसार हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सो इसी के साथ जो है आपके इंग्लिश भी यहाँ पर ख़त्म होती है।